दोस्तों, आप आरक्षण चाहते हैं या फिर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण चाहते हैं तो उसका मानक क्या है, और आरक्षण अगर नहीं चाहते हैं तो आपके तर्क क्या है? आज देश को दो धड़ों में बांट दिया है हमारे राजनेताओं ने। विशेष रूप से अगर हम कहेंगे तो सत्ता का लोलुप, हमारा प्रधान सेवक, वह किसी का हित रक्षक नहीं है। इतना कहने के बाद भी मक्खनचूआ आ जाएगा और 10-20 गाली देगा, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं। सत्य बात तो कहना ही चाहिए। नहीं कहेंगे तो आपकी आत्मा मर जाएगी और फिर आपके बच्चे कल सवाल पूछेंगे कि जब आरक्षण के पक्ष में और आरक्षण के विरोध में जन आंदोलन चल रहा था, गांव-गांव में इसको लेकर के चर्चा हो रही थी, बच्चों को यूजीसी के नाम पर बांट दिया था, सड़क पर कराना चाहता था मल्ल युद्ध और खून खराबा, उस समय आप क्या कर रहे थे? बार बार मैं कहता हूं, बच्चों में बहुत अच्छे संबंध थे। कई बड़े बड़े राजनेताओं का भी इंटरव्यू हमने लिया। दलित वर्ग के थे भी, सामान्य वर्ग के थे और पिछड़े वर्ग के थे। सब ने यह कहा कि हमारा तो बहुत बढ़िया था बचपन में, इतना प्यार, इतना सौहार्द, इतना। हमने कहा तब कहे तुम्हारा बाबा यूजीसी ले आकर के खून खराबा करवा रहा है? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, इस समय सबसे संवेदनशील और सामाजिक मुद्दा आरक्षण और उससे जुड़े कड़े कानूनों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, लखनऊ के गलियारों से लेकर देश की राजधानी और जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी हलचल, जन आंदोलन, और धीरे धीरे अगर इसे नहीं रोका गया तो विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारा प्रधानमंत्री कहता है सदन में, मैं अति पिछड़ा हूं। कहता है जब तक जिंदा रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं होगा। अक्खड़पन है, लोगों की राय लेते जानते। अब हम इन सारे विषयों पर आज बात करने जा रहे हैं और क्रीमी लेयर पर भी बात करेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं के सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा क्रीमी लेयर पर आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा क्रीमी लेयर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे। आंदोलन ऐसे तमाम हो रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन, बैनर तले पिछले कई दिनों से हजारों छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं और इसी आंदोलन की गूंज अब सीधे उत्तर प्रदेश के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से आंदोलन से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों की एक बेहद अहम बैठक और लंबी मुलाकात हुई। पाठक जी खुश हो गए। हो सकता है पाठक जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई हो, और नेता तो बड़ा कलाकार है ना, कैसे सर पर हाथ फिराना है, कैसे पीठ ठोकना है, और कैसे कहना है कि हम तो तुम्हें बहुत मानते हैं, तुम्हारे जैसे लोग हैं कहाँ, किस तरह से खाना पीना खिलाना है, और कैसे उन्हें अन्य सुविधाओं को देकर अपने तरफ खींचना है। नेता से बड़ा कलाकार आईएएस कई जन्म ले लेगा, नेता उसको पढ़ा देगा। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे अग्रज हैं, डीजीपी रहे हैं बिहार के, और उन्होंने बताया कि नेता किस प्रकार, मतलब कहा कि हम लोग जो सातिर नेता है, जो घिसा पीटा है, जो जमीन से निकला है, वह किस तरह से पढ़ा देता है। आइए दोस्तों, तो छात्रों के साथ ब्रजेश पाठक की बातचीत हुई और बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम इस बात को ले जाएंगे और फिर शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और उन्हें हम इसके बारे में बताएंगे। अब कुछ हाँ में हाँ मिलाया और फिर छात्र उससे सहमत हो गए। छात्र ऐसे तो नहीं गए होंगे और उनके साथ कुछ गुटुरगु हुआ होगा, कुछ लोग बीच के लगे होंगे। वीडियो लंबा होगा इसलिए सीधे पॉइंट ऑफ व्यू पर हम सीधे सीधे प्रहार करते हैं। तो अगर देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरक्षण जैसा पेचीदा और अत्यंत संवेदनशील विषय पर सरकार कोई नीतिगत फैसला लेने जा रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आरक्षण एक बेहद नाजुक मुद्दा है जिस पर किसी भी अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले समाज के सभी पक्षों, युवाओं और विशेषज्ञों को सुनना और गहराई से समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के ज्ञापन को गंभीरता से ले रही है और केंद्र सरकार से व्यापक चर्चा के बाद इस दिशा में आगे का खाका तय किया जाएगा। चुनाव सर पर है
पाठक जी विधानसभा बदल बदल करके लड़ते रहते हैं, इस बार भी कोई और विधानसभा पकड़ेंगे तो दोनों तरफ से कैसे बटुकों की अगर चोटी उखाड़ी गई है तो बटुकों की पूजा कैसे करना है, यह ब्रजेश पाठक जी से अच्छा कौन जान सकता है। ब्रजेश पाठक जी एक कलाकार नेता है और इससे पहले जहाँ रहे हैं वहाँ से लेकर के अब तक तो पाठक जी ने उस अवसर को, यानी ऊपर हम बाबा को भी खुश कर लें, मोटा भाई भी खुश हो जाए और इधर भी खुश कर लें, आने वाले चुनाव में अपने आप को हम ठीक कर लें, उधर से भी चित्त भी हमारा पट भी हमारा। चलिए, पाठक जी ने फिलहाल बच्चों से बातचीत किया और जिन बच्चों के आह्वान पर यह आंदोलन हुआ उन बच्चों से बातचीत करने के बाद ब्रजेश पाठक ने फिलहाल कुछ दिन के लिए इसे, लेकिन हो सकता है पाठक जी इस बात को समझें कि यह आंदोलन टल जाएगा, यह आंदोलन एक व्यापक रूप नहीं लेगा। ऐसा पाठक जी की अगर सोचते हैं तो उनकी नासमझी है, लेकिन वह परिपक्व नेता हैं, घिसे पीटे हैं, घुटे हुए हैं, ऐसे मैं कहूँगा। बहरहाल जो गए उनका नाम मैं कौन, हर्ष दुबे हैं, मृत्युंजय पाठक हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। लड़के अभी उस तरह के परिपक्व नहीं हैं, लेकिन आंदोलन छेड़ रहे हैं। आज अगर इन्हें मना कर लिया गया तो कल आवश्यक नहीं कि यह माने। लोग उन्हें ऊल जलूल भी कह रहे हैं और लोग कहेंगे भी, कहने वाले भी हैं, अच्छा काम करेंगे तब भी लोग चापते हैं। आज जैसे एक मैंने डाला था, एक पोस्ट डाला था एआई ने मालगाड़ी के डिब्बे को बैगन लिख दिया था। तो अब ठीक है, हमने भी मानवीय भूल हमारी है, तो कई लोग आए और थोड़ा पढ़ लिया करो। हमसे हमारे बेटे की उम्र के होंगे, पंडित जी हैं, अब दूसरा कौन कहेगा। यही ना रोज 2 बजे रात को गरी आएंगे, यही गरी आएंगे। अगर मोदी का नाम ले लिया तो यह माँ बहन से कम पर आप रुकेंगे नहीं है, ये ऐसा करके जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस मामले में अब फिलहाल ब्रजेश पाठक ने उन बच्चों को समझा बुझा दिया और चाय वाय पी लिया। उनके साथ एक भारी कैमरामैन और जो लोग हैं उन लोगों ने उनकी बाइट लिया और फिर बच्चे चले गए अपने घर। लेकिन बच्चे फिर कल आएंगे, आज तो टल गया, बच्चे फिर कल आएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे बस भैया हो गल, कितना मिलल। तो चूंकि हम नेता रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जेट ब्लॉक प्रमुख, और लोग कहते हैं कितना, अरे वो बात हो गई है, ऐसे कहते हैं सब, बात हो गई है। वो असल में और लोगों के लिए तो 10 है या 15 लाख रुपए, चूँकि बड़े नेता हैं ना दुबे जी। तो यही लोग अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने राइट टू रिजेक्ट कराया, लिखवा करके गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। जंतर मंतर पर चल रही इस प्रदर्शन की सबसे प्रमुख मांग एक परिवार एक आरक्षण की नीति लागू करना है। इसके साथ ही छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नई नियमावली को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि पुनर्विचार कर रहे हैं। पिछड़े बच्चों और सामान्य बच्चों, दलित बच्चों को बांटने की ये क्रूर साजिश दाढ़ी वाले बाबा की। यह जान गया है कि अब हिंदू मुस्लिम से हमें वोट नहीं मिलेगा। यह भी जान गया है कि सनातन अब काल कवलित हो गया। इसको यह भी पता हो गया है कि अब राम मंदिर आगे से हमें वोट के लिए खनखना करके वोट नहीं गिरेगा ईवीएम में। अब करना क्या है, तो अब बोल दिया सदन में, मैं भी अति पिछड़ा हूं। फिर किया कि किसी ने मांगा नहीं था, यूजीसी चाप दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फिलहाल रोक लगाया है, लेकिन बाबा का अभी दाव खत्म नहीं हुआ है। बाबा अभी फिर चलेगा। 1 करोड़ अगर मैं, हो सकता है कि इस पर तहरीर भी दे दी जाए, फिर भी मन में आ गया है और अंतःकरण की जो आवाज़ आती है उसको कह दे। 1 करोड़ सातिर अगर मरेंगे तो हुजूर पैदा होगा। 1 करोड़ सातिरों के मरने के बाद हुजूर पैदा होगा। हाव भाव से भी मुकदमा होता है, मैं बता देता हूं, केवल नाम लेने से ही नहीं है। हाव भाव और हमारे कहने का तरीका क्या है उस पर भी होता है। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मत है कि 1 करोड़ सातिर वोट के लिए सातिराना तरीका अपनाने वाले अगर मरेंगे तब
बाबा पैदा होगा। अब दूसरा सुनिए, आइए। दूसरा जो आरक्षण पर है, सुप्रीम कोर्ट की बात जिस पर हमने किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से पूछा कि भाई बताइए आपको क्या कहना है, हलफनामा दाखिल करिए, बताइए कि क्रीमी लेयर यानी जो उनको SC ST को जो आरक्षण प्राप्त है, क्या क्रीमी लेयर उसमें लागू होना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कोटा में कोटा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो कोटा में कोटा कर सकती हैं। उनका यह कहना था कि जो जातियां, कई दर्जन ऐसी जातियां हैं दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, जिन तक आरक्षण नहीं पहुंच पाता है, तो क्या यदि वह चाहें तो कोटा में कोटा कर सकती हैं। तो पूरे देश में बवाल मचा था और भारत बंद का आह्वान हुआ था। क्रीमी लेयर पर आता हूँ। क्रीमी लेयर के मामले में सीधे सीधे कह दिया बाबा ने, सीधे सीधे दाढ़ी वाले बाबा ने कह दिया कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। अब क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे तो गांव के तो वैसे ही लोग रह जाएंगे जैसे थे, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर के अथवा व्यक्तिगत कुवत पर, जो लोग IAS हो गए, IPS हो गए, IFS हो गए, PCS हो गए, PPS हो गए, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, बड़ी बड़ी सेवाओं में वैज्ञानिक हो गए। अब वह तो उनका जीवन स्तर बदल गया। गांव से उनका कभी साल में, साल खांड में कभी आते हैं, कभी कभार आते हैं। उनके घर कई जगह बन गए, नोएडा से लेकर के दिल्ली और फिर लखनऊ से लेकर के देहरादून, पहाड़ की वादियों का विचरण कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई ऊपर कर रहे हैं। ये मोदी जी, ये दाढ़ी वाला बाबा, एक चीज़ बताओ, क्या ऐसे परिवारों को भी आरक्षण की जरूरत है? मोटा मोटा बताओ। देखो पाप तो लगेगा। मोदी और शाह, राजनाथ सिंह से लेकर के जो लोग भी हैं, मैं उसमें योगी और इन लोगों को भी शामिल कर रहा हूं, दंड तो भोगना पड़ेगा। उनका क्या कसूर है? जो घुरहू चाचा हैं गंगा के, घुरहू चाचा के लड़के तो कतवारू हैं, कतवारू के लड़के फेंकू हैं, उनका क्या होगा? उनको नौकरी कभी मिल पाएगी? अरे तुम्हारे साथ के जो हैं, मैं इन्हीं का नाम नहीं लेता, चलिए कांग्रेस पार्टी के जो खड़गे साहब हैं, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। क्या खड़गे साहब के परिवार को भी आरक्षण की जरूरत है? खड़गे अपने ही आओ और डट करके कहो कि खबरदार, अब यह चीजें लागू होनी चाहिए। मैं और भी नाम लेता हूँ। रामनाथ कोविंद साहब सबसे खास हैं। कोविंद साहब मुझे नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति का स्तर नहीं था साहब, वो स्तर नहीं था। एक बार उन्होंने कहा 5 लाख मिलता है, इतना इनकम टैक्स में कट जाता है, इतना उसमें कट जाता है। एक बार चंद्रभूषण पांडे जी की एक किताब, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, गवर्नर के लीगल एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने एक बार लिखा कि KR नारायणन जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, यानी उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, उन्होंने लिखा था कि यदि कभी KR नारायणन के मन में यह बात आती होगी कि मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन दलित वर्ग का होने के नाते मुझे राष्ट्रपति बनाया गया है, उनको कैसा लगता होगा? यद्यपि कि राष्ट्रपति की समस्त उपादेयता, प्रासंगिकता को स्पर्श कर रहे थे। क्या यह विचारणीय विषय नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के जो दलित मंत्री हैं, क्या केंद्र के जो दलित मंत्री हैं, एक के सीने में भी औकात नहीं है जो यह कह सके कि अब हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है? बोल मखनचुआ, कौन सी बुरी बात मैं कह रहा हूं, बता। क्या मैं इनका वीडियो भी करूंगा। ब्रिजलाल साहब DGP रहे हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से मैं प्राइमरी में पढ़ा, किस तरह से जलालत झेला, किस तरह से मेरे पास पैसे नहीं था। क्या उनको भी आरक्षण की जरूरत है? क्या मोहनलालगंज के वर्तमान सांसद RK चौधरी, जो मायावती जी के समय में 5 बार मिनिस्टर रहे और इस समय मोहनलालगंज से सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, क्या RK चौधरी को अभी भी आरक्षण की जरूरत है? बोल मखनचुआ, बोल। क्या आरक्षण की जरूरत अभी भी बहन मायावती जी को है? क्या
80 मरोड़ को अभी भी आरक्षण की जरूरत है? क्या किसी के कलेजे में दम नहीं है? अगर तुम ही आरक्षण का लाभ लेते रहोगे, तुम्हारे बच्चे अमेरिका पढ़ते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे जाकर के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे और तुम्हें ही आरक्षण चाहिए, तो घुरहू भैया के का होइए भैया, ये बाबू घुरहू भैया जो नहीं सेहत में रहना वही सेहत में रह जाइए। एक और उल्लेख कर रहा हूं, पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने सिविल जज रहते हुए एक किताब लिखा था 40 साल। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1987 में सिविल जज रहते हुए उन्होंने 40 साल किताब लिखा, यानी आज़ादी के 40 साल हो रहे थे। उन्होंने कहा, लिखा और अपने गांव के सुद्धू हरिजन को वह पुस्तक समर्पित किया कि हमारे गांव के सुद्धू हरिजन के लिए समस्त योजनाएं चलाई गई, लेकिन 40 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। उन्हीं सुद्धू हरिजन को यह पुस्तक समर्पित। बोल मखंचुआ, 40 साल के बाद 80 साल, अरे हो ही रहा है ना, हो ही जाएगा। क्या सुद्धू के सेहत में असर हुआ? यदि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा और हमारा साफिराना अंदाज वाला प्रधानमंत्री फिर से बनने के लिए हमारा प्रधान सेवक अगर कह रहा है कि हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके बाद भी अगर खामोशी है, तो फिर यह देश के लिए सबसे पतन, अधोपतन, दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी सेहत के लिए सेहत कभी उनका यशस्वी पटल पर नहीं आएगा। बाबा जानता है, बाबा को इस बात का पता है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे ही इनको सड़क पर उतारेंगे, जैसे ही चाहेंगे, लेकिन अभी यह बात निचले स्तर पर भी समझ में आ रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बाबा अडिग है कि हम इस पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दोस्तों, जब हम आरक्षण के प्रावधानों और उससे जुड़े कड़े कानूनों के दुरुपयोग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा दर्दनाक और रूह कपा देने वाला मामला आता है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। यह मामला है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सिलावन गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी का। 20 साल तक यह जेल में रहा। विष्णु तिवारी का जमीन का मामला था। विष्णु तिवारी का एक मामला था जमीन का, उस पर SC/ST एक्ट लगवा दिया गया और लगवा दिया गया कि इसने यौन शोषण किया है। विष्णु को पता ही नहीं था और विष्णु तिवारी चले गए जेल में। यह तब का मामला है और बाबा ने अब तो ऐसा कानून बनाया है, अब 40% उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। दलित वर्ग के जो अच्छे लोग हैं उनके लिए भी कलंक है, उनको भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। अब तो डर लगने लगा है किसी ऑफिस में कि कहाँ जाए भैया पूछ लें कौन है, यह भी डर लगने लगा है। हम तो हमारे परिवार में कभी घटनाएं हो भी रही हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि घटनाएं नहीं हो रही हैं। अभी एक वीडियो मैंने सीना ठोक करके कहा था कि 40 लोगों ने 5 दलित परिवारों की हत्या कर दिया। उस वीडियो को भी मैंने जम करके बताया था और उसमें वह 40 आरोपी निर्दोष साबित हुए। मैंने ही किया था, मैं देख रहा हूँ कहीं वीडियो दिख नहीं रहा है और लोगों ने नहीं किया, जज साहब ने उन्हें निर्दोष करार दिया। तो यह जब विष्णु तिवारी आए जेल से 20 साल बाद हाई कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। बता, आदित्यनाथ योगी से भी पूछता हूं, नरेंद्र मोदी से भी पूछता हूं, उसकी जवानी को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। विष्णु तिवारी ललितपुर बुंदेलखंड का, और 1 रुपया उसके पास नहीं, आज दरबानी कर रहा है। उसके बाद भी मखंचुआ कहेगा, मखंचुआ 10 गाली देगा। मोदी का नाम लेते ही मखंचुआ। मखंचुआ कौन है? वह तिवारी जी के परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का है। मखंचुआ कौन है? पाठक जी के परिवार का बिगड़ा हुआ गुटखा खाने और दारू पीने वाला लड़का है। मखंचुआ कौन है? वह दुबे जी के परिवार का है जो प्रधान जी का विशेष चमचा है। मखंचुआ कौन है? जो दीक्षित मिश्रा और ऐसे जो भी हैं लोग, उनके परिवार का ही बिगड़ा हुआ सदस्य है, जो चढ़ जाएगा किसी के घर पर, उसका झंडा उखाड़ करके फेंकेगा और अपना झंडा लगा करके भगवा फहराएगा और कहेगा जय श्री राम, जय श्री राम। वह 9 तक ही पढ़ा है, 10वीं फेल है, 7 अप 8 डाउन है, 7वीं पास है, 8वीं फेल है। यही मखंचुआ है। तमाम लोग पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, यह रहा मैं
अब लोग पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। ये भैया यहू के बाद अगर पूछला का जरूरत हो गए कि हमके क्या कहे कि एक कथा चल रही थी और उसमें पूरी कथा खत्म हो गई। पंडित जी बड़े बढ़िया से कथा सुनाए। एक सज्जन ने पूछा, बाबा सब समझ में हमारे आ गया, आपने बहुत बढ़िया से गा गा करके सुनाया है, सब समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया कि सीता के करीब बाप का नाम रहे, सीतवा के कर बाप रहे। ऐसे लोग देहात में कहते हैं कि सीता किसके पिता का नाम था। पंडित जी ने सर माथा पकड़ लिया और पंडित जी अब कह ही क्या सकते थे। तो दोस्तों यह रहा विशुर तिवारी का, जल्दी ही हम वीडियो करेंगे। और तमाम लोगों ने कहा उस पर क्यों नहीं कर रहे हो, आरक्षण पर क्यों। अरे अभी जय जयकार कर ले बेटा, जय जयकार कर ले, जितना जय जयकार करना हो उतना जय जयकार कर ले। उसके बाद और जिनका आया था उनको भी बता रहा हूं। हमने कहा मैंने कहा पहले से ही तलवार वाले रहे हो, पहले से ही तुम्हारी लाठी में दम रहा है और तुमको कहा गया था कि कभी नहीं डरते, त्रिशूल बांध दुश्मन से लड़ते। हम लोग प्राइमरी में पढ़े थे और हमने कहा तुम्हारी बिरादरी के सबसे अधिक दरवान हैं, कहीं किसी जगह चले जाना जो माल वाल है वहाँ देख लेना, नकली मूंछ लगा करके बेटा तुम्हारे ही समाज वाले हैं, हम भी पीछे नहीं हैं उसमें, शौचालय वौचालय साफ करने में हम भी आगे हैं, तुम क्या समझ रहे हो, दिल्ली उल्ली में देख लेना सबसे अधिक। तो यह है, ठीक है आगे फिर बढ़ाऊंगा। मान लीजिए ठीक है, एक हमारा बेटा है, एक किसी दलित वर्ग का बेटा है, ठीक है, और पिछड़े वर्ग का है। हमारे बेटे ने 80% पाया, उसका अगला एडमिशन नहीं होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे कितनी कितनी आमदनी है, ठीक है गेहूँ चावल जो मिलता था हम नहीं लिए बाबा का, मैंने कहा हम मेहनत से कमाएंगे पसीना बहा करके। हमारे गौवा में लग्जरी गाड़ी जिनके पास है ना, और हमारे गौवा में ही क्यों, अन्य गौवा में भी जिसके पास आता है ना 5 लाख 10 लाख आता है वो अभी अनाजवा लेते हैं। मैंने कभी अनाज नहीं लिया है फोकट का, इनका अनाज लूँगा, अगर तुम्हारा अनाज खाऊंगा तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाएगी। फिर आंख गड़ा करके जोगी मोदी और जो भी है उनसे आंख गड़ा करके बोलने की ताकत नहीं रह जाएगी। इसलिए मैंने नहीं लिया, हमारा देख लेना ले जा करके। यही वह कारण है कि आदमी दहाड़ के बोलता है, कितने दिन बोलेगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है। कब इनका कुचक्र चलेगा और व्यक्ति को भेज देगा, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे वहाँ भिजवा सकता है। बहरहाल वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर भी हुआ हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर विषय पर ही आ गया हूँ, विषय पर ही केंद्रित रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आदरणीय दोस्तों को अपना प्रणाम इस आशय से निवेदित करता हूँ कि आपका कमेंट निष्पक्ष रूप से आएगा और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रणाम।